नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पंजाब केसरी और आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस लाइव सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। और इस चर्चा में आज मेरे साथ शामिल है मेरे सहयोगी उद्देश्य और राकेश। आप दोनों का स्वागत है इस लाइव सेशन में। आपको पता ही होगा कि 10 मई को चुनाव समाप्त 6 बजे शाम को हो जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें अभी तक 53% वोटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ बात करी जाए तो चुनाव का मतदान हो चुका है और अब जल्द ही अब इसके नतीजों का इंतजार है। 13 मई को जल्द ही कर्नाटक के नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें कि बहुत से वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया होगा और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा होगा। लेकिन 13 मई को ये सामने बात आ जाएगी कि आखिरकार इस बार कौन सी सरकार जनता का दिल जीतने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो मेरा पहला प्रश्न होगा उद्देश्य से। उद्देश्य, कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में बेहद चर्चा में रहा। बजरंग दल की बात हो या साथ ही साथ मुस्लिम आरक्षण की बात हो, दोनों में ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर के रखा, जिसकी वजह से हिंदू वोट कांग्रेस के हाथ से इस बार जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें दर्शकों कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अध्यक्ष है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसके बाद कई विवाद शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें बोली। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। पीएफआई के लिए उन्होंने बोला था कि पीएफआई बजरंग दल के समान है, यानी उन्होंने बजरंग दल पीएफआई की तुलना एक तरीके से बजरंग दल से कर दी और बजरंग दल को उन्होंने ये कह दिया कि हम इसे समाप्त कर देंगे अगर हम जीतते हैं। इसी के साथ उन्होंने गृह ज्योति योजना भी बताई थी, जिसके तहत उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी। वहीं अन्य भाग्य योजना की भी बात कही, जिसमें 10 किलो अनाज सभी घर को दिया जाएगा अगर वहां पर। लेकिन उद्देश्य देखा जाए तो मेन जो मुद्दे रहे वो बजरंग दल और मुस्लिम वोट रहा। बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करके बजरंग दल को बंद करने की बात कही, जिसकी वजह से पीएम मोदी खुद एक जनसभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कर्नाटक से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और यहीं से बजरंग दल को बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस के हाथ से सभी वोट हिंदुओं के जाते दिखाई दे रहे हैं। जी, आपको बता दें कि अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 13% वोटर्स है और 41 से अधिक फीसदी हिंदू और अन्य जातियों के हैं जो उन्हें नाराज कर चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उन्होंने पीएफआई से तुलना कर दी बजरंग दल की, क्योंकि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जबकि बजरंग दल कहीं ना कहीं भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है और उनकी सेना से जुड़ा हुआ है। हालांकि उद्देश्य हम इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। कई बीच में खबरें भी आई थी कि पीएफआई को बंद किया जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि एक तरफ कांग्रेस जहां बजरंग दल को बंद करने की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ वहीं मुस्लिम आरक्षण 4% बढ़ाने की बात कर रही थी। जी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इन्होंने कह दिया है अगर हम जीतते हैं तो मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 4% बढ़ा तो देंगे, घटाएंगे किस में से, क्योंकि वहां पर जितना आरक्षण है वो पूरा फिल है, पूरा बना हुआ है। लेकिन अगर उसमें से 4% मुसलमानों के आरक्षण बढ़ाए जाएंगे तो घटाए किस में जाएंगे, सवाल तो यही उठ जाता है। देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा था, अमित शाह ने अपनी एक रैली को संबोधित करते हुए सूत्रों के मुताबिक खुद ये बात कही थी कि अगर तुम 4% किसी को आरक्षण एक्स्ट्रा दोगे तो घटाओगे किस में से। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान में तो जाति के आधार पर या मुस्लिम हिंदू के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं, किस आधार पर कांग्रेस ये आरक्षण देना चाहती है। बिल्कुल। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से जब बताया था तो वो खुद ही ये कह रहे थे कि अब अगर हम आएंगे तो मुसलमानों को बढ़ावा मिलेगा उनके आरक्षण की भी बात थी। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस का ये वीक पॉइंट रहा, क्योंकि 41% हिंदुओं की संख्या है और वहीं केवल 11 से 13% मुसलमानों की संख्या है। बिल्कुल। तो 41% वोट कांग्रेस ने अपने हाथ से गंवाए हैं देखा जाए। और मैनिफेस्टो अगर ये जीत जाते हैं तो इनका मैनिफेस्टो खैर लागू तो होगा ही, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है। अब देखना ये होगा कि 13 मई को जनता किसकी हक में फैसला लेती है। चलिए अब हम राकेश से भी सलाह ले लेते हैं। राकेश,
मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरकार इस कर्नाटक चुनाव के मेन मुद्दे क्या रहे? देखिए, कर्नाटक चुनाव की अगर हम मेन मुद्दे की बात करें तो यहाँ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जब राज्य चुनाव की बात आती है तो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा हो जाता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि उस राज्य में गरीब से लेकर अमीर तबके के हर एक जाति वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है वो गरीब तबके के लोगों की आती है। अगर उसे कोई भी जाके काम करवाना हो तो वहाँ पर भ्रष्टाचार के जरिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और भ्रष्टाचार केवल हम निचले तबके की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे स्टेट हो गए यानी राज्यों की हम बात करते हैं। यहाँ पर मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे कार्यालय हैं, बहुत सारे दफ्तर हैं, आप उनमें जाइए तो वहाँ पर अगर आपको काम करवाना तो वहाँ पर आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी, उसके बाद इस तरीके की आपका काम हो पाएगा। एक जो कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो आरक्षण को लेकर के, जैसे अपने उद्देश्य में वही बताया था, मुस्लिम वोटर के लिए जो 4% जो कांग्रेस ने अभी वादे किए हैं, ठीक है। जो तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो सीमा विवाद को लेकर के है। देखिए, कर्नाटक का जो सीमा विवाद रहा है, महाराष्ट्र रहा है, वो काफ़ी समय से चलता रहा सीमा विवाद। और इस बीच ये दोनों ही जो सरकार है, दोनों जो राज्य की सरकार है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। ये जो सीमा वो हमारी है और ये जो हिस्सा है वो हमारा है। इस तरीके का वाद विवाद हम देखने को मिलते रहते हैं। राकेश, अगर देखा जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी हालांकि मेन मुद्दा बनकर सामने आया, क्योंकि जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही वही इस चुनाव के मेन मुद्दे बन गए। आरक्षण हो, बजरंग दल हो और भी महाराष्ट्र का जो भी सीमा विवाद हो, वो सब हो। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे उद्देश्य आपसे कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहा कि उसमें मुख्य बातें आखिरकार क्या रही? देखिए, बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में वो सारी चीजें कही है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही है वो है यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और दूसरी बात मैं कहूंगा नंदिनी दूध। देखिए, वहां पर नंदिनी दूध और सरस दूध के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। पहले भी खबरों में आया है कि नंदिनी दूध वहां की स्थानीय दूध की कंपनी है, जबकि सरस गुजरात की है। तो जब सरस के दूध के डेयरी जब वहां पर बिकना शुरू हुई तो नंदिनी दूध वालों ने विरोध किया था, जिसके बाद कई विवाद भी हुए थे, राजनीतिक दबाव भी बना था। तो ये भी एक मुद्दा है कि अब बीजेपी ने ये कह दिया है कि नंदिनी दूध ही कर्नाटक में चलेगा और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बड़ा मुद्दा रह चुका है। तो बीजेपी ने इसे पूरे देश में लागू करने की भी बात कही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे राज्यों पर दर राज्य इसे चुनाव में लागू करना चाहती है। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा इसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हमारे संविधान में भी की गई है कि हमारे जो राज्य है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे, क्योंकि बहुत सारे से नियम हो जाते हैं, बहुत सारे से चीज़ें हो जाती है कि जो अलग अलग तरीके की जो धर्म होते हैं वो अपने मनमानी करने लगते हैं कई मुद्दों पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड मान्यता दी है, संविधान में भी लिखा गया है। हालांकि बीजेपी का पहले प्लान यही देखा जा रहा था कि पूरे देश में एक साथ ये लागू किया जाएगा, फिर इसके विरोध हुए। तो अब देख रहे हैं कि बीजेपी धीरे धीरे जैसे जैसे विधानसभा चुनाव जिस राज्य में जीत रही है वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की समितियां भी गठित की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि 13 मई को क्या बीजेपी कर्नाटक में आती है या नहीं, और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कर्नाटक में आता है या नहीं। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम का प्ले कार्ड इस पूरे चुनाव में बहुत अहम रहा, आपका क्या मानना है? देखिए, हिंदू मुस्लिम प्ले कार्ड हमेशा से ही रहा है, क्योंकि हमारे देश की खासियत भी कह लीजिए, कमी भी कह लीजिए कि धार्मिक राजनीति ज्यादा खेली जाती है। धर्म भेद तो राजनीति के राजनेता जीत जाते हैं। बिल्कुल, उद्देश्य अब यही देखिए कि अब हम जब धर्म कार्ड की बात करते हैं तो धर्म कार्ड जो भी राज्यों के जो पार्टियां होती है वो इसे जरूर खेलने की कोशिश करती है ताकि वो अपने जो भी वोटर हैं उन पर निशाना साध सके। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश, आप ये नहीं समझते कि अगर मुसलमानों को आप साधोगे तो कहीं ना कहीं हिंदू नाराज हो जाएंगे और हिंदुओं को साधोगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और संख्या भी देखनी महत्वपूर्ण है। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो सिर्फ 13% और हिंदुओं की बात की जाए तो 41%। तो एक डिफरेंस अपने आप ही सामने आ जाता है कि पार्टी को किसको साधना है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस तो कुछ और ही करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो वो मुस्लिम कार्ड भी खेल लेती है, हिंदू कार्ड भी खेल लेती है। जैसा कि अपना राहुल गांधी को देखा होगा, कई बार वो दरगाह में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अब किसी की विवाद हुआ था, उसके बाद खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हनुमान जी की जय लगाई थी, जबकि वो कह रहे थे कि बजरंग दल को समाप्त कर देंगे। लेकिन देखा जाए उद्देश्य और राकेश, तो ये सभी हिंदू मुस्लिम प्ले कार्ड है जो हर विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव में खेले जाते हैं और इसे भारतीय राजनीति में बेहद अहम भी माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि 13 मई को 5 करोड़ वोटर्स के जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं। बता दें कि इस बार 5 करोड़ वोटर्स कर्नाटक में हैं और वही अब
बीजेपी की या कांग्रेस की अब किस्मत लिखने वाले हैं कि कौन इस बार सत्ता में आने वाला है। तो राकेश, आपके हिसाब से क्या मानना है कि क्या इस बार बीजेपी फिर से कर्नाटक में अपनी जगह बना सकती है? बिल्कुल, आप देखिए कि आज बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी है उनके द्वारा 19 रैलियां की गई, 6 रोड शो किए गए हैं। इसके अलावा अमित शाह की बात कर लेते हैं तो उनके द्वारा भी 19 रैलियां और कई रोड शो किए गए हैं। तो ये वहाँ की जनता पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और ये भी बात समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन चुनावी रैलियों में क्या वादे किए हैं जनता से, किन मुद्दों पर अपनी बात रखी है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी उन मुद्दों पर बात रखी है जो कि वहाँ की जनता को भाए हैं। और काफ़ी देखिए लाखों करोड़ों के समर्थक में उस रैलियों में थे। लेकिन हम एक तरफ हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। राकेश, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का खुद 7 दिनों के अंदर ही इतनी सारी रैलियां करना, जनसभाएं करना बहुत अहम बात है। अमित शाह का भी खुद ग्राउंड पर उतरना हालांकि बेहद ही अहम और लेकिन इसका यहाँ पर ना हमें कांग्रेस को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इस बार राहुल गांधी या कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया कर्नाटक में, लेकिन प्रियंका गांधी जरूर नजर आई थी, बहुत रही प्रियंका गांधी। और हुबली धारवाड़ की बात करें जो कि लिंगायत समाज का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, वहां से भी सोनिया गांधी एक दिन के लिए आई थी। और उन्होंने अभी तक वो बीमार थी इसलिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने एक दिन में आ गई, कहीं ना कहीं वहां की जनता को साथ दिया। और लिंगायत समुदाय को साधना बहुत बड़ी बात है। खैर, अभी हम ये बात तय नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होगी, ये केवल वोटर्स ही तय कर सकते हैं कि जीत किसकी होगी। 13 मई को इस बात का खुलासा सबके आगे हो जाएगा कि आखिरकार इस बार जनता के दिलों में कौन सी पार्टी रही। तो अभी के लिए हमारे लाइव सेशन में इतना ही, लेकिन ऐसे ताज़ा तमाम बड़े अपडेट्स और लाइव सेशन से जुड़े रहने के लिए देखते रहे punjabkesari.com।